हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं ये VNIS का टेस्ट 2024 के लिए। ये है प्रीलिम्स का। तो आज है टेस्ट संख्या 1। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब भारत के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन संविधान के लागू होने के साथ ही हुआ था। और दूसरा है, स्वतंत्रता के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपील के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के रूप में ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल का स्थान लिया। बताना है कौन सा कथन सही है। तो आपको तो पता ही होगा होगा कि अगर आप पॉलिटी पढ़े होंगे, 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था और 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा और दूसरा कथन सही। लेकिन फिर भी इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। भी केवल इसमें सही है। अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है, जिसमें शीर्ष स्थान पर सुप्रीम कोर्ट न्यायालय और उसके अधीन हाई कोर्ट है। एक हाई कोर्ट के अधीन और राज्य स्तर के नीचे अधीनस्थ न्यायालयों का एक पदानुक्रम है। मतलब कि पहले सुप्रीम कोर्ट आएगा, फिर हाई कोर्ट आएगा, उसके नीचे फिर जिला का रहेगा, तो उसे अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं जी। इसमें जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय शामिल है। न्यायालय की यह एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है। ठीक है, तो कहाँ से किया गया है? तो 1935 से। और यह केंद्रीय और राज्य विधियों को लागू करती है। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायालय की द्वै शासन व्यवस्था है। कैसे द्वै शासन है? तो यह एक केंद्र के लिए होती है और दूसरी राज्य के लिए। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि अगर भारत में ऐसा होता है तो एक सुप्रीम कोर्ट रहता है और राज्य के लिए भी अलग से रहता है। जैसे कि यूपी के लिए अलग से रहता है, MP के लिए अलग से। तो ऐसे तो वहां पे है। कहाँ पर? USA में। संघीय कानून को संघ न्याय क्षेत्र एवं राज्य के कानूनों को राज्य न्याय क्षेत्र द्वारा लागू किया जाता है। यद्यपि भारत भी संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह एक संघीय देश है, लेकिन भारत में एकीकृत न्यायपालिका और मूल विधि व न्याय की एक प्रणाली है। तो अब देखिए क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर आता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था और भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 है। तो इसलिए क्या हुआ? पहला कथन गलत हो गया, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। दूसरा कथन है कि यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित भारत के संघीय न्यायालय का यानी संघीय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का उत्तराधिकारी था। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट का यह न्याय क्षेत्र अपने पूर्ववर्ती न्यायालय से ज्यादा व्यापक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया था, जो अब तक अपील का सर्वोच्च न्यायालय था। तो इसलिए दूसरा कथन हो जाएगा सही। देखिए भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के गठन, स्वतंत्रता और न्याय क्षेत्र शक्तियों, प्रक्रियाओं आदि का उल्लेख है। तो संसद भी उनके विनियमन के लिए अधिकृत है। नंबर 2 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद में निभाई जाने वाली भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा विशेष ज्ञान रखने वाले दो व्यक्तियों को लोकसभा के लिए नाम निर्देशित कर सकता है। और दूसरा है, वह संसद के समक्ष नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट रखता है। तो अब बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें केवल बी कथन सही है। राष्ट्रपति भारत की संसद का एक अभिन्न अंग है और उसे निम्नलिखित विधियां शक्तियां प्राप्त है। वह साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान व व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए नाम निर्देशित करता है, जैसे कि अभी तक होता आया हुआ है। तो पहला कथन हो जाएगा गलत। इससे पहले वह आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकता था, लेकिन संवैधानिक यहाँ पे संशोधन हुआ, 104वां संशोधन जो 2019 में हुआ था। तो भारत के राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपाल द्वारा भारत के प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री की सिफारिश पर आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य या राज्य के नाम निर्देशित किए जाते थे। तो जैसा कि आपको बता दूं कि आंग्ल इंडियन क्या होते हैं। तो जिसकी माता यहाँ पर इंडियन और पिता जो ब्रिटिश के थे, वो आंग्ल इंडियन कहलाते थे। प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया गया था। कौन सा संविधान संशोधन है? तो ये 104वां संविधान संशोधन है। यह संसद के समक्ष नियंत्रक व महालेखा परीक्षक संघ, लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग के अन्य रिपोर्ट रखता है। तो इसलिए दूसरा कथन हो जाएगा सही। आगे बढ़ेंगे तो आगे आता है तीसरा नंबर क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय IHR 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दुनिया भर में संभावित सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों का पता लगाने और उन्हें रिपोर्ट करने की क्षमता निर्मित करने हेतु एक समझौता है। और दूसरा है, यह WHO के सभी सदस्य देशों पर कानून रूपी
कानूनी रूपी से बाध्यकारी है। बताना है कौन सा कथन सही होगा इसमें। तो देखिए इसमें ये बाध्यकारी नहीं होता है, इसमें ये दूसरा कथन प्लस हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। क्योंकि इस प्रश्न देखिए इसमें तीसरा कथन देखिए ऑप्शन सी सही है। सॉरी इसमें दोनों ही कथन सही था, मतलब पहला दूसरा भी कथन सही है, बाध्यकारी है। देखिए जैसे कि यहाँ पर IHR अंतरराष्ट्रीय कानून का एक साधन है जो WHO के 194 सदस्य देशों के सहित 196 देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। तो सही बात है, वो गलत नहीं होगा, सही है। और इसमें देखिए पहला कथन भी सही है कि IHR 2005 दुनिया भर में संभावित सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों का पता लगाने और उन्हें रिपोर्ट करने की क्षमता निर्मित करने हेतु देशों के मध्य एक समझौता है। और IHR के लिए आवश्यक है कि सभी देशों के पास सार्वजनिक स्वास्थ्य घटनाओं का पता लगाने, उनका आकलन करने, उन्हें रिपोर्ट करने और उन पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता हो। तो कथन पहला भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चौथा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि राज्य मंत्री परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसमें संविधान राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या निर्दिष्ट नहीं करता है और मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की जांच किसी भी न्यायालय में नहीं की जाएगी। बताइए कौन सा कथन सही होगा इसमें। तो देखिए इसमें केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन हो जाएगा गलत। तो इसमें ऑप्शन बी लगा देंगे। सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर चौथा कभी दिख रहा है, संविधान के राज्य मंत्रिपरिषद के आकार एवं मंत्रियों के पद को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा समय और परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार इसका निर्धारण किया जाता है। हालांकि 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत अनुच्छेद 164 में एक नया अनुच्छेद 164(1)(a) जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि किसी राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 15% याद रखिए, ठीक है। और इसी के साथ किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए, मतलब 15% रहे या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। तो पहला कथन गलत हो गया। इसलिए और भी जान जाइए इसके बारे में कि केंद्र की तरह राज्य मंत्री परिषद में के भी 3 वर्ग होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। उनके पद, विशेष भत्ते और राजनीतिक महत्ता के हिसाब से उनमें विभेद होता है। इन मंत्रियों के ऊपर मुख्यमंत्री राज्य में सर्वोच्च शासकीय पदाधिकारी होता है। कैबिनेट मंत्रियों के लिए राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभाग जैसे गृह, शिक्षा, वित्त, कृषि आदि होते हैं। ये सभी कैबिनेट के सदस्य होते हैं। यह संबंधित विभाग की बैठक में भाग लेकर नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार की जिम्मेदारियां राज्य सरकार के संपूर्ण मामलों में होती है। जैसे केंद्र में देखा होगा आप लोगों ने कि कभी-कभी ऐसे एक टेबल होता है जो कि यहाँ पे प्रधानमंत्री बैठे रहते हैं, उनके बगल में होम मिनिस्टर और रक्षा मंत्री होते हैं, और भी जितने मिनिस्टर होते हैं सब ऐसे-ऐसे करके अपना मीटिंग करते हैं। तो ये एक हफ्ते में 2 हफ्ते में ऐसे होता रहता है हमेशा, ताकि कौन सी नीति निर्धारण करना है वो समझ आए कि हाँ क्या क्या होना है। तो वैसे ही राज्य में भी होता है। राज्य मंत्रियों को या तो विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है या कैबिनेट मंत्रियों से संबंध किया जाता है। यद्यपि वे कैबिनेट के सदस्य नहीं होते और न ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं, जब तक कि उन्हें विशेष तौर पर उनके विभाग से संबंधित किसी मामले में कैबिनेट द्वारा आमंत्रित नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार देखेंगे कि मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की जांच किसी भी न्यायालय में नहीं की जाएगी। तो ये कथन सही हो जाता है। अगर मंत्रिपरिषद में कोई सलाह दिया गया है राज्यपाल को, तो यह इसकी जो जांच होगी ये किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं भी इसका जांच नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन से देश विक्टोरिया झील की सीमा को स्पर्श करती है? तंजानिया, युगांडा, रवांडा, केन्या। बताइए कौन सा नहीं करता है इसमें। तो इसमें देखिए तंजानिया करता है, युगांडा करता है, केन्या करता है, रवांडा बीच में हो जाता है इसलिए नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन इसमें लगाएंगे ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किनमें भारत में स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? भाग 9, भाग 3 अनुच्छेद 324 या भाग 4 अनुच्छेद 280। बताइए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए पहला करता है भाग 9 और उसके बाद भाग 5 में है और उसके बाद अनुच्छेद 280 में हो जाएगा। 1, 4, 5 उसका आंसर हो जाएगा। 1, 4, 5 ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। उपरोक्त में से कोई नहीं नोटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
नोटा विकल्प के तहत डाले गए मतों की गणना चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों हेतु डाले गए कुल वैध मतों में की जाती है, ताकि उम्मीदवारों को जमानत राशि वापस दी जा सके। तो ऐसा तो नहीं है कि नोटा जो दबाया उसका चला जाएगा जिसको नहीं दिया गया, ऐसा नहीं है, ये गलत कर देंगे। और दूसरा है, भले ही नोटा विकल्प के तहत डाले गए मत किसी भी उम्मीदवार के डाले गए मतों की संख्या से अधिक हो, तब भी सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को ही निर्वाचित किया जाता है। मान लीजिए जैसे कि नोटा को मिल गया है 50 और जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनको मिला है 35 और 25, तो जो ये 35 पाया है वही जीतेगा, ठीक है, ये भले ही चाहे इतना हो जाए। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, संविधान में निम्नलिखित में से किन्हें संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए स्पष्ट रूप से अयोग्यता के आधार पर रूप में वर्णित किया गया है? तो वह संघ या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो और वह अनुमोचित दिवालिया हो, उसे अस्पृश्यता, दहेज और सती प्रथा जैसे सामाजिक अपराधों का प्रचार करने और इनमें संलिप्तता के लिए दंडित किया गया हो। बताइए कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो इसमें देखेंगे तो इसमें पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, लेकिन तीसरा कथन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन लगाएंगे बी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन बी था, संविधान के अनुसार निम्नलिखित कारणों से कोई व्यक्ति संसद सदस्य नहीं बन सकता है। यदि वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, तो संसद के द्वारा तय कोई पद या मंत्री पद छोड़कर, तो विकल्प पहला सही हो जाएगा। और यदि वह विकृत चित्त, यानी विकृत चित्त मतलब मानसिक स्थिति थोड़ा गड़बड़ हो गया हो और न्यायालय द्वारा ऐसी घोषित किया गया है, यदि वह अनुमोचित दिवालिया है, तो ये दूसरा कथन भी सही है। उसके बाद यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त कर ली है और किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा को अवश्य भी स्वीकार किया हो, तो बताइए ये जो नागरिकता विदेशी की नागरिकता ले लेते हैं, भारत की नागरिकता छोड़ देते हैं, तो कौन से अनुच्छेद में है ये? तो ये अनुच्छेद 9, इसको थोड़ा भोजपुरी भाषा में बोलते हैं कि सटला तगैला, मतलब इधर गए अगर किसी दूसरे देश में, तो अब यहाँ भारत में है तो इधर सटे तो इधर चले गए, तो याद रहेगा 9। यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा निरहित कर दिया जाता है। संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निम्नलिखित अन्य निरहता निर्धारित की है, तो इसको पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत काम देगा ये। तो वह चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार न दिया गया हो और उसे किसी ऐसे अपराध में दोषी न सिद्ध किया गया हो जिसके लिए 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो सकती है, किंतु निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति का बंदीकरण होना निरर्थक नहीं है। वह निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल न रहा हो। देखा होगा कि अभी नामांकन किए थे मोदी जी ने, तो उन्होंने भी अपने जो भी उनके पास वो था, कितने पैसे हैं कितने नहीं है, कितने बैंक अकाउंट में है, कौन कितनी गाड़ी है, जमीन जायदाद जो भी हो, तो उन्होंने भी दिखाया अपना, तो ऐसे दिखाया जाता है। और यहाँ पे चुनावी खर्चा जैसे इसमें 95 लाख रुपए का है और लोकसभा के लिए, और उसे सरकारी ठेका काम या सेवाओं में कोई दिलचस्पी न हो और वह ऐसे निगम में लाभ के पद या निदेशक या प्रबंध निदेशक के पद पर न हो जिसमें सरकार का 25% हिस्सा हो, उसे भ्रष्टाचार या देश के प्रति निष्ठाहीन होने के कारण सरकारी सेवाओं से बर्खास्त न किया गया हो, उसे विभिन्न समूहों में शत्रुता बढ़ाने या रिश्वतखोरी के लिए दोषी न ठहराया गया हो, उसे अस्पृश्यता, दहेज और सती प्रथा जैसे सामाजिक अपराधों का प्रचार करने और इनमें संलिप्तता के लिए दंडित नहीं किया गया हो, तो इसलिए तीसरा विकल्प सी सही नहीं है, मतलब विकल्प 3 जो है सही नहीं है। नंबर 9, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, निर्वाचित होने के बाद अध्यक्ष अपनी पार्टी की सदस्यता से त्याग पत्र दे देता है, और दूसरा है, उसे विधानसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, और तीसरा है, वह उपाध्यक्ष को लिखित त्याग पत्र सौंप कर अपना त्याग दे सकता है। तो बताना है, पुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें आपका होगा दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन सही है, पहला कथन गलत हो जाएगा, तो जहां जहां एक है तो हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ऑप्शन बी लगा दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों का लाभ प्राप्त कर सकता है? राज्यपाल, राज्य में महाधिवक्ता, राज्य मंत्री, बताइए कौन सा कथन सही होगा इसमें?
तो ये हो जाएगा आपका 2 और 3, ऑप्शन ए गलत कर देंगे तो ऑप्शन सी लगा देंगे। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो जैसा कि अगर यहाँ पे हम लोग आएंगे तो क्वेश्चन 10 नंबर का सी है। तो राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार अनुच्छेद 194 है। तो देख लीजिए राज्य विधानमंडल का क्या है, 194 अनुच्छेद में है, अनुच्छेद पूछता है, याद कर लीजिए। तो राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार राज्य विधानमंडलों के सदनों, उनकी समितियों और उनके सदस्यों को प्राप्त विशेष अधिकारों, उन्मुक्तियों और छूटों का योग है। ये इनकी कार्रवाइयों की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। इन विशेषाधिकारों के बिना सदन न तो अपना प्राधिकार, मर्यादा और सम्मान को अनुरक्षित कर रख सकते हैं और न ही अपने सदस्यों को उनकी विधायी उत्तरदायित्वों के निर्वहन में किसी बाधा से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। संविधान ने राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों को उन व्यक्तियों तक भी विस्तारित किया है जो राज्य विधानमंडल के सदन या इसकी किसी समिति की कार्रवाइयों में बोलने और भाग लेने के लिए अधिकृत है। इनमें राज्य के महाधिवक्ता और राज्य मंत्री शामिल है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं होते, जो राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है। राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकारों को 2 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक जिन्हें राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन द्वारा संयुक्त रूप से प्राप्त किया जाता है और दूसरा जिन्हें सदस्य व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करते हैं। सामूहिक विशेषाधिकार क्या है? तो सामूहिक रूप से राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को मिलने वाले विशेषाधिकार इस प्रकार है। देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए कि सदन को अधिकार है कि यह अपने प्रतिवेदनों, वाद विवादों और कार्रवाइयों को प्रकाशित करे तथा अन्यों को इसके प्रकाशन से प्रतिबंधित करे। ठीक है, ये प्रतिबंधित करना है और प्रकाशित भी करना है कार्रवाइयों का। यह अपरिचितों को इसकी कार्रवाइयों से अपवर्जित कर सकती है और कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए गुप्त बैठक भी कर सकती है सामूहिक विशेषाधिकार में। उसके बाद है, यह अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों को विनियमित कर सकती है और ऐसे मामलों पर निर्णय ले सकती है। और तीसरा है, यह भर्त्सना, फटकार या कारावास इन सदस्यों के मामले में निलंबन या निष्कासन द्वारा विशेषाधिकारों के उल्लंघन या सभा की अवमानना के लिए सदस्यों सहित बाहरी व्यक्तियों को दंडित कर सकती है। और तीसरा है, इसे किसी सदस्य की गिरफ्तारी, नजरबंदी, दोषसिद्धि, कारावास और रिहाई के संबंध में तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट है, यह जांच प्रारंभ कर सकती है और गवाहों की उपस्थिति का आदेश दे सकती है तथा संगत पत्र एवं रिकॉर्ड भेज सकती है। नेक्स्ट है, न्यायालय किसी सदन या उसकी समितियों की कार्रवाई की जांच नहीं कर सकती। और नेक्स्ट है, लास्ट है, पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति, सदस्य या बाहरी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और सदन के परिसर के भीतर कोई विधिक प्रक्रिया यानी सिविल या आपराधिक नहीं की जा सकती है। तो इसके किसके अनुसार के बिना, अनुमति के बिना, तो पीठासीन अधिकारी के। उसके बाद देखिए यहाँ पे व्यक्तिगत विशेषाधिकार क्या है, पर्सनल। तो सदस्यों को मिलने वाले व्यक्तिगत विशेषाधिकार निम्नलिखित है, जैसे कि उन्हें राज्य विधानमंडल के सत्र के दौरान 40 दिन शुरू में और 40 दिन समाप्त होने के बाद तक में कोई गिरफ्तार नहीं किया सकता है। मतलब कुछ भी बोले हो, कुछ किया गया हो, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यह विशेषाधिकार केवल दीवानी मामलों में उपलब्ध है, न कि आपराधिक मामलों या निवारक निरोध मामलों में। देखिए सिर्फ दीवानी मामलों में है, अपराधी मतलब किसी का मर्डर वगैरह करके थोड़ी ना वहां पे बच पाएंगे, तो उसके लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्हें राज्य विधानमंडल में बोलने की स्वतंत्रता है। उसके द्वारा किसी कार्रवाई या समिति में दिए गए मत या विचार को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह स्वतंत्रता संविधान के उपबंधों और राज्य के मंडल की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियमों और अस्थायी आदेशों के अनुरूप है। ये ज्यूरी सेवाओं से मुक्त होते हैं और यह जब राज्य विधानमंडल का सत्र चल रहा हो तो वे साक्ष्य देने या किसी मामले में बतौर गवाह उपस्थित होने से इनकार कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किया है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर लास्ट था कि राज्य विधानमंडल के संदर्भ में विशेषाधिकार लाभ प्राप्त था, तो यह राज्यपाल को न होकर सिर्फ राज्य महाधिवक्ता और राज्य मंत्री को है। तो ऑप्शन इसमें सी सही था। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में किया जाएगा। तो ये देखिए इस वाले लेसन के साथ में वीडियो था इसमें, तो आप लोग लगातार इसको देखते रहिए। जितना ज्यादा आप यूपीएससी के टेस्ट, प्रैक्टिस सेट और जितना भी प्रैक्टिस आप करते रहेंगे क्वेश्चनों का, उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा। क्योंकि देखिए जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चन के पैटर्न ना समझ में आएंगे आपको कि क्या क्या पूछेगा। जैसे विशेषाधिकार पूछ दिया, तो अभी विशेषाधिकार के बारे में हम लोग ढेर सारे पढ़े, क्या क्या विशेषाधिकार है और किसको किसको है, तो उसके बारे में समझ में आ गया होगा। अभी कुछ देर पहले हम लोग संविधान के निम्नलिखित संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित सदस्यों के बारे में, अयोग्यता के बारे में देखा, तो उसके भी इस वाले लेसन देखा। और क्या क्या है
अस्पृश्यता दहेज के बारे में कौन कैसे है तो नहीं दंडित किया जा सकता है, तो उसके बारे में देखा। तो आप ऐसे पैटर्न समझ पाएंगे किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए लगातार ऐसे इसको वीडियो देखिए, और सिर्फ वीडियो ही नहीं, आप अपने खुद से भी पढ़िए। लेकिन बस अगर टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, टेस्ट नहीं मिल पा रहा है आपको, तो वीडियो से टेस्ट लगाइए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए और देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बहुत जल्दी नेक्स्ट पार्ट आएगा। थैंक यू सो मच।